जी सर, शुरू करते हैं। तो आज बेसिकली दो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। एक तो मेरे पास कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि थोड़ा प्रॉमिस किस तरीके से देखते हैं वो बताएं और दशाओं को किस तरीके से यूज़ करते हैं। हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। हमने बात की थी, जॉब से रिलेटेड बात की थी कि किस तरीके से हम देख सकते हैं। ऑल दो मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूँ, अभी ये हम बिगिनिंग में सभी चीज़ों को हम डिटेल में करेंगे, एक एक करके हाउसेज पर हम जाएंगे। तो अभी आज मैं एक पहले प्रॉमिस देखना और दशाओं को कैसे देखते हैं थोड़ा हम डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग क्लासेस। पहले मैं सभी राशियों के बारे में बताऊंगा, फिर मैं सभी भावों के बारे में बताऊंगा, केवल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा। मैं नहीं कि भाव आपको टीच करूंगा कि पहले भाव में क्या क्या होता है, प्रैक्टिकली भाव का क्या सिग्निफिकेशन होता है और राशियों का क्या सिग्निफिकेशन होता है। तो वो हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे कमिंग क्लासेस में। अब यहाँ पर अभी जो मैं एक प्रॉमिस के लिए मैंने कहा था कि हम मैरिज का प्रॉमिस कैसे देखते हैं, उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें एक पर्टिकुलर मैंने चार्ट लिया हुआ है जिसमें हमने प्रॉमिस देखा था, तो उसी को मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। तो हम डिस्कस एक्चुअली यहाँ पे जो कर रहा हूँ मैं, टाइमिंग ऑफ मैरिज कर रहा हूँ। तो इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉमिस देखना है और सेकंड वन हम दशाओं से किस तरीके से करेंगे। ट्रांजिट अभी मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ट्रांजिट हम कुछ क्लास के बाद करेंगे। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए या किसी भी इवेंट की टाइमिंग को हम इसी तरीके से करेंगे। स्टेप हमें कौन से फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट वील फाइंड द प्रॉमिस इन द कुंडली, कि कुंडली में प्रॉमिस है या नहीं। तो ये चाहे टाइमिंग ऑफ मैरिज की बात करूं या किसी भी इवेंट की टाइमिंग की बात करूं, ऐसे ही करना है। सपोज आपको प्रोफेशन देखना है तो उसमें हम उसके रेलिवेंट हाउसेज को नोट कर लेंगे सबसे पहले। तो हमें याद ही होंगे रेलिवेंट हाउसेज फॉर मैरिज, लाइक 2, 7, 11 होते हैं, इसे हमने नोट किया। यदि लव मैरिज को हम देख रहे हैं तो उस केस में 5 और ऐड हो जाता है, जो कि रोमांस या लव या अफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कंसर्न हाउसेज हैं लव मैरिज के लिए, उनमें 5 भी ऐड हो जाएगा। तो 2, 5, 7, 11 हाउसेज को हम देखेंगे। फॉर लव मैरिज इन नेबरहुड और रिलेटिव्स, ऐसा भी होता है कि आपका किसी का अफेयर हो, वो अपने या तो रिलेटिव्स में कोई भी पार्टनर हो उससे, या आस पड़ोस में जैसे जनरली होता है सेम लोकेलिटी के हो गए, या आप ऐसा भी कर सकते हो सेम स्कूल या क्लास के भी हो गए। उस केस में थर्ड हाउस भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट द रिलेटिव्स एंड नेबरहुड। इसके बाद हम बात करेंगे केवल रिलेटिव या नेबरहुड में मैरिज है। साउथ इंडिया में रिलेटिव्स के यहाँ पे मैरिज हो जाती है, प्रिफर करते हैं, या मोमडन्स में मुस्लिम्स में भी रिलेटिव्स में मैरिज हो जाती है, कजन वगैरह से भी वहां पर हो जाती है। तो उस केस में एक्चुअली हम 5 हटा देंगे इफ इट इज नॉट ए लव मैरिज। तो जो हाउसेज कंसर्न होते हैं 2, 3, 7, 11 होते हैं। तो यहां पर मैंने ऊपर क्लासीफाई किया मैरिज को, एक नॉर्मल मैरिज है उसमें 2, 7, 11 हाउसेज हैं। सेकंड टाइप लव मैरिज है उसमें 2, 5, 7, 11 हाउसेज हैं। फॉर लव मैरिज इन नेबरहुड ऑब्लिक रिलेटिव्स में 2, 3, 5, 7, 11 हाउसेज हो जाएंगे। फॉर मैरिज टू रिलेटिव ऑब्लिक नेबर, तो उसके इसमें 2, 3, 7, 11 हो जाएंगे। मतलब थर्ड हाउस आपका नेबर या रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब नेगेटिव हाउसेज ऑफ मैरिज जो होते हैं वो होते हैं 1, 6, 10। नेगेटिव हाउसेज आर 1, 6, 10। तो केपी एस्ट्रोलॉजी का सिंपल रूल है, जो हाउस जो भी सिग्निफिकेशन देता है उसका पिछला या 12वां भाव उसी को नेगेट करता है। तो मैरिज के हाउसेज यहाँ पर 2, 7, 11 है, तो उनसे 12वें का मतलब 2 का 12th 1 हो गया, 7 का 12th 6 हो गया, और 11th का 12, 10 हो गया। 1, 6, 7, 10 नेगेटिव हाउसेज फॉर मैरिज है। अब नेगेटिव हाउसेज को मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये क्वेश्चन बार बार आएगा। क्या 1, 6, 10 हो गए तो मैरिज नहीं होगी क्या?
1610 हो गए तो डिवोर्स हो जाएगा क्या? तो केपी एस्ट्रोलॉजी का एक नियम है, आप जिस चीज को जब देख रहे हो तो आप उस चीज पर फोकस करेंगे। जब मैं मैरिज को देख रहा हूं तो मैं मैरिज पे फोकस करूंगा, मैं डिवोर्स पे फोकस नहीं करूंगा। मेरे पास कोई पर्सन आया, वो पूछ रहा है कि मेरी मैरिज होगी क्या, तब मैं उसका डिवोर्स देखूंगा तो वो तो मीनिंगलेस है। पहले उसकी मैरिज होने दूंगा तो मैं देखूंगा मैरिज हो रही है नहीं हो रही है। अब मैरिज के जो स्क्रिप्ट में जो भाव आ रहे हैं, उनमें इनमें से कोई भी भाव आ गए तो वो एक्चुअली क्या करेंगे, मैरिज होने में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आप ऐसा मानकर चलोगे। यदि ये भाव दिखाई देते हैं तो इसको तभी आप डिवोर्स के भाव नहीं कंसीडर करोगे। हालांकि डिवोर्स के भाव भी यही है, मगर जब वो हमारे पास नेटिव चल के आया, उसने कहा कि जी प्रॉमिस देखिए मेरी कुंडली में मैरिज का प्रॉमिस है क्या, या मेरी मैरिज नहीं हो रही, क्या दिक्कत आ रही है, तो हम देखेंगे 2711 या इनमें से कोई भी हाउसेज आ रहे हैं, और साथ में इनमें से भी कोई भी हाउस आ गया, साथ में 8 और 12 को भी हम मानकर चलते हैं, तो वो आप ये समझिए कि उसकी मैरिज में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, मैरिज होने में भी प्रॉब्लम्स होंगी। मैरिज के बाद की स्थिति को हम बाद में डिस्कस करेंगे। 1610 हाउसेस पर हमें तब फोकस करना है जब वो ऑलरेडी मैरिड है और हमारे पास आके कहता है कि भाई मेरी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तब आप 2711 को नहीं देखोगे, मीनिंग ही नहीं है। वो बंदा आ रहा है, वो ऑलरेडी कह रहा है कि आई एम मैरिड, तब हम 2711 को देख रहे हैं तो वो तो मीनिंगलेस हो गया। उस टाइम हम फोकस करेंगे 1610 हाउसेस पर कि उसकी मैरिज के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली, डिवोर्स तो नहीं होने वाला, कोई नेगेटिव हाउसेस वहां पर इन्वॉल्व हैं या नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज में पहली चीज, किसी भी इवेंट की टाइमिंग में, ये मैंने एक पर्टिकुलर मैरिज का यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाया है। लास्ट क्लास में मैंने नौकरी और कारोबार का बनाया था कि पर्सन क्या करेगा, वो हमने देखा था। और डिटेल में मैं और 4-5 वीडियोस उस पर भी बनाऊंगा। वीडियोस क्या मतलब क्लासेस हम लेंगे यहाँ पर। तो सेकेंडली यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव हाउसेज जब भी किसी भी चीज से रिलेटेड आप इवेंट को देख रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है, तब नेगेटिव हाउसेज केवल उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ऐसा मानकर चलें। ये नहीं कि हम मैरिज हुई नहीं और हम देख रहे हैं कि इसका तो डिवोर्स नजर आ रहा है, वो देखने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। इसके बाद मैरिज के बाद यदि वो बात करता है, बंदा कहता है कि जी बताइए मैरिज का प्रॉमिस है क्या, और मैरिज में कोई परेशानियां तो नहीं होंगी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे लोग सीधा ही 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले पूछेंगे जी बताइए मेरी मैरिज होगी क्या, नहीं हुई अभी तक, 35 ईयर होगी, 36 ईयर एज होगी, 37 ईयर एज होगी, मेरी मैरिज होगी या नहीं, और होगी तो क्या मैरिज के बाद मेरी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी। तो अब आप उसे 2 तरीके से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मैरिज होगी या नहीं, तो मैरिज से रिलेटेड हाउसेज हैं क्या। तो हमने देख लिया भाई प्रॉमिस तो नजर आ रहा है या प्रॉमिस नहीं नजर आ रहा है, दोनों में से एक बात हो जाएगी। प्रॉमिस नजर आ रहा है तो हम उसे कहेंगे भाई मैरिज तो आपकी होगी। अब वो उसका सेकंड सब्सिक्वेंट क्वेश्चन ये आ गया इमीडिएटली कि वो उसमें कोई दिक्कत है तो हमें नहीं आएंगी। तब आप देखिए कि उसके अंदर 1610 भी हाउसेज अपियर हो रहे हैं या इनमें से 1-2 हाउसेज अपियर हो रहे हैं, तीनों ही हाउसेज स्क्रिप्ट में अपियर हो गए, तो हम उनसे कहेंगे हाँ भाई मैरिज भी होगी और आपकी मैरिज के बाद डिस्प्यूट भी क्रिएट होंगे। एक और मैं चीज बता देता हूं कि एज ए एस्ट्रोलॉजर कभी भी हमें बिल्कुल ब्लेटेंट स्टेटमेंट कभी नहीं देना। आप गलत प्रूफ होंगे यदि आपने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया कि ये कॉम्बिनेशन ऐसा है तो ऐसा ही होगा। एस्ट्रोलॉजी इज काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट सर्टेनिटी। कोई भी एस्ट्रोलॉजर दुनिया में सर्टेनली कुछ भी नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजर केवल पॉसिबिलिटी बता सकता है, और पॉसिबिलिटी में भी होता है कि वो किसी भी लेवल का एस्ट्रोलॉजर हो, कितनी ही उसको नॉलेज हो, उसके यदि 60 to 70% भी बातें सही निकलती हैं तो आप उसे 100% मानकर चलें। तो इसीलिए 2711 अपियर हो गया, तभी भी मैं ये कहूंगा हाँ आपकी मैरिज होने का प्रॉमिस तो है, प्रॉमिस तो है, वर्ड बोल रहा हूं मैं, मतलब प्रॉमिस मुझे नजर आ रहा है। और 1610 आ गए तो मैं कहूंगा कि इसमें डिस्प्यूट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कहूंगा नहीं तेरा तो तलाक ही होना है भाई पक्का, फिर तो आप गलत प्रूफ हो जाएंगे। कई बार कितने भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन से बच के चला जाता है, क्योंकि जो गॉड की विल होती है वो इन सभी चीजों के ऊपर होती है। चलो नेक्स्ट मैं बताता हूं। तो प्रॉमिस के लिए अब क्या देखेंगे, पहला मैंने स्टेप बताया कि हमें कौन कौन से भाव देखने हैं, कौन कौन से भाव किस चीज के लिए होते हैं। तो प्रॉमिस चाहे आप किसी भी चीज का देख रहे हो, उसका सिंपल रूल ये है, और आधी आपकी केपी एस्ट्रोलॉजी यहीं खत्म हो जाती है। बाकी तो हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, छोटी छोटी बात यह है और काम की बात यह है जो अभी हम कर रहे हैं कि आपको जिस भी हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देखने, जिस भी हाउस से रिलेटेड देखने,
मैरिज देखनी है तो उसका आपको प्राइम हाउस पता होना चाहिए। प्रोफेशन देखना है तो उसका मेन हाउस आपको मालूम होना चाहिए। आपको कोई एजुकेशन देखनी है तो उसका मेन हाउस, फोर्थ हाउस पता होना चाहिए। आपको किसी पर्सन की पर्सनैलिटी या हेल्थ देखनी है तो उसका मेन हाउस, फर्स्ट हाउस पता होना चाहिए। यदि आपको उसकी संतान देखनी है तो मेन हाउस, फिफ्थ हाउस पता होना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, आपको जो भी इवेंट देखना है, मैरिज देखनी है, तो कंसर्न हाउस का आप कस्पल सब लॉर्ड लेंगे और वो कस्पल सब लॉर्ड पता कर लेंगे। जो वहां पर कस्पल टेबल जो दे रखी होती है, कस्प टेबल वो ऑलरेडी मैं 2-3 बार बता चुका हूं। उसमें सभी 1 से लेके 12 तक भाव लिखे होते हैं और उन भावों के आपके राशि लॉर्ड, उनका नक्षत्र लॉर्ड जिसे स्टार लॉर्ड बोलते हैं और सब लॉर्ड होते हैं, उन्हें दे रखा होता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है कस्पल सब लॉर्ड ऑफ द कंसर्न हाउस। तो मैरिज के केस में मेन या प्राइम हाउस 7th हाउस है, उसका हम कस्पल सब लॉर्ड नोट करेंगे। अब आपको उस टेबल को छोड़ देना है। अब ये इस चीज पे मेरे पास 3-4 डाउट्स आए थे तो मैं क्लियर कर रहा हूं। अब मैं एंड में पूछूंगा तो जिसका क्लियर नहीं हुआ होगा तो बताएगा कि सबसे पहले मुझे मैरिज देखनी है तो 7th हाउस देखना है, वो कस्पल टेबल में है। मोबाइल ऐप में भी कस्पल टेबल होती है और आप कोई भी वैसे भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो 1 से लेकर 12 हाउसेज लिखे होते हैं। उन हाउसेज के आगे उनके स्टार लॉर्ड भी लिखे होते हैं, आपके सब लॉर्ड और उनके राशि लॉर्ड लिखे होते हैं। तो हमें 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड ले लिया कस्ट टेबल से। अब उस प्लेनेट को नोट कर लिया जो भी है। अब हम जाएंगे प्लेनेट वाली टेबल में। तो प्लेनेट वाली टेबल में क्या होता है, आपका सन से लेकर राहु, केतु, इवन यूरेनस, नेपच्यून वगैरह सभी प्लेनेट वहां पर लिखे होते हैं। जो प्लेनेट लिखे होते हैं उनके आगे उनके सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड लिखे होते हैं, जिसे हम नक्षत्र लॉर्ड लेते हैं। तो 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड और स्टार लॉर्ड हम नोट कर लेंगे। मैं टेबल से भी दिखा दूंगा। अब ये जो 3 प्लेनेट हुए, या तो 3 होंगे या 2 होंगे या एक भी हो सकता है, कि जो कस्पल सब लॉर्ड है उसका स्टार लॉर्ड भी खुद हो सकता है, नक्षत्र लॉर्ड भी खुद हो सकता है, या कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड अलग अलग प्लेनेट हो सकते हैं। तो आपके पास या तो ये 3 प्लेनेट आएंगे या 2 आएंगे या एक आएगा, जो भी आएगा। अब उसमें एक टेबल होती है जिसको बोलते हैं हाउस सिग्निफिकेशन टेबल, और प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल एक होती है। तो कौन सा प्लेनेट किन किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा होता है वो लिखे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 3 यहां पर प्लेनेट आपको आए, कस्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड और स्टार लॉर्ड, वो किन किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहे हैं वो हमें नोट कर लेने हैं। सभी के सभी वो हम नोट कर लेंगे एक साथ। जैसे यहां पर देखिए टेबल दी हुई है, प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केस में मैं दिखा रहा हूं। तो इसमें ये हमें टेबल नजर आ रही है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले मैरिज के लिए 7वें हाउस पे गए, तो 7वें हाउस का यहाँ पर आपको ये साइन लॉर्ड है। सबसे पहले ऊपर नक्षत्र लॉर्ड लिखा हुआ है, फिर ये सब लॉर्ड लिखा हुआ है, ये हाउस नंबर लिखा हुआ है, ये हाउस का भाव मध्य लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले मैरिज देखनी है तो 7वें हाउस का सब लॉर्ड लेना है, सब लॉर्ड, और उसको हम बोलेंगे कस्पल सब लॉर्ड सन। सूर्य लिया और इस टेबल को आप भूल जाएंगे। इसके बाद इस टेबल का इनिशियली अब हमें कोई यूज नहीं करना। तो प्रॉमिस के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज मैं यहाँ पे रिपीट की हुई है, 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड ले लिया। यहाँ पे मैंने सूर्य नोट कर लिया, ये सन। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद सन का एक जो दूसरी टेबल आती है, देखिए ये वाली टेबल है, इसमें प्लैनेट्स लिखे हुए हैं सारे, और प्लैनेट्स की डिग्रीज लिखी हुई है, उनका साइन लॉर्ड लिखा हुआ है, नक्षत्र लॉर्ड लिखा हुआ है, सब लॉर्ड लिखा हुआ है। तो अभी हमने देखा था जो कस्पल सब लॉर्ड था उस सन था, सूर्य। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेनेट वाली टेबल में जाएंगे और सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड शनि हो गया और सूर्य का सब लॉर्ड जुपिटर हो गया, इन्हें नोट कर लेंगे। तो हमारे काम के 3 प्लेनेट हो गए। एक तो सन हो गया जो कि 7th कस्पल सब लॉर्ड है, उसका नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न हो गया और जुपिटर हो गया। इन तीनों को मैंने नोट कर लिया। यहाँ पर देखिए 7th हाउस कस्पल सब लॉर्ड इज सन। तो कस्पल सब लॉर्ड आपको कस्प टेबल से देखना है, सन यहां से देखकर इस टेबल को छोड़ दें और इसके बाद आप प्लेनेट वाली टेबल में चले जाएं, उसमें सन का नक्षत्र लॉर्ड ले लेना है और उसी सन का आपको साइन वो सब लॉर्ड भी ले लेना है। SL मैंने लिख दिया है, S भी जनरली लिखते हैं इसको। अब ये 3 प्लेनेट हमारे पास आ गए। तो सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कौन कौन से प्लेनेट हैं। अब इन प्लेनेट के हम प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल में जाएंगे, वो यहाँ पर ऐसी टेबल होती है, प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल है। इसमें ये सन है, मून है, मार्स है, मरकरी है, और ये किन किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। ये थोड़ा आपको डार्क नजर आ रहा होगा मगर टेबल आपने देखी होगी मोबाइल ऐप में। तो मैंने सन के हाउसेस देखे, वो आ रहे हैं 6, 11, 12, वो नोट कर लूंगा। इसका जो आपका सन का
नक्षत्र लॉर्ड है वो सैटर्न है, वो 11 एंड 12 हाउस उसको सिग्निफाई कर रहा है, वो ले लिया मैंने। और इसका जो सब लॉर्ड है सन का वो जुपिटर है, जुपिटर 1, 5, 8, 10, 11 हाउसेस सिग्निफाई कर रहा है। इन सभी को मैं उनके आगे हेलो, हाँ। पूरी धूली खंडेलवाल है। चलो म्यूट ऑल हो गया तो ये मैंने सभी प्लैनेट्स का लिख लिया जो मैंने आपको बता ही दिया था। अब यहाँ पे क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा, दो तरह की चीजें यूज करते हैं और मेरा पर्पज आपको सिखाना है। एक थ्योरेटिकल चीज यूज करते हैं, एक लोग प्रैक्टिकली चीज यूज करते हैं। इसमें अब मुझे प्रॉमिस दिखाई देना है, तो प्रॉमिस के लिए जो 2, 7, 11 तीनों हाउसेस को आप लेकर चलेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए आपने 7th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड लिया सन है, उसके अंदर 11 हाउस आ रहा है। इसको मैंने ग्रीन किया हुआ, ये आपको दिख रहा होगा। इसका मैंने नक्षत्र लॉर्ड लिया सैटर्न, उसमें भी 11 हाउस आ रहा है। और इसका जो कस्पल सब लॉर्ड का जो मैंने सब लॉर्ड लिया उसके अंदर 5 एंड 11 हाउसेस आ रहे हैं। तो इन तीनों में 11 हाउस आ रहा है और इसमें एडिशनल 5 हाउस भी आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज क्लियरिफाई कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। ये अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो मर्जी रूल लगा देते हैं। अब मैं आपको टोटलिटी में बता रहा हूं कि एक्चुअल में राइटिंग में क्या है और हम उसको यूज किस तरीके से करते हैं। राइटिंग तो ये कहती है कि जो कस्पल सब लॉर्ड में भी वो आना चाहिए, वो उनमें से एक ना एक हाउस उसके नक्षत्र लॉर्ड में भी आना चाहिए और एक ना एक हाउस उसके सब लॉर्ड में भी आना चाहिए 2, 7, 11 में से। ये है राइटिंग। तीनों के अंदर होंगे तभी वो इवेंट होगा, ऐसा हम मानेंगे। मगर प्रैक्टिकली यदि वो कस्पल सब लॉर्ड के अंदर भी वो हाउस आ रहा है तभी भी हम मानेंगे वो इवेंट हो जाएगा, प्रॉमिस है। नक्षत्र लॉर्ड के अंदर आ रहा है तो वो प्रॉमिस और बेटर हो गया, और यदि वो सब लॉर्ड के अंदर आ रहा है तो प्रॉमिस और स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब तीनों में से किसी एक में भी 2, 7, 11 में से कोई भी हाउस आ जाता है तो हम उस पर्टिकुलर इवेंट को डिनाई नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल प्रॉमिस ही नहीं है। तीनों में यदि उनमें से कोई भी हाउस आता है तो वो वन ऑफ द बेस्ट है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इन तीनों को मिलाकर एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं कि कस्पल सब लॉर्ड के अंदर जो जो भाव आए उन्हें भी लिख लिया 6, 11, 12 को। इसके बाद जो उसके नक्षत्र लॉर्ड में भाव आए 11 और 12 उसे भी लिख लिया, और उसके बाद उसके सब लॉर्ड के अंदर भाव आए उन्हें भी लिख लिया। इन तीनों के अंदर जो भी भाव आ रहे हैं उन्हें एक साथ लिख लिया। ये आ गया 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12 सारे के सारे भाव एक साथ लिख दिए। अब सारे के सारे भाव एक साथ लिख दिए तो इनमें मैरिज से रिलेटेड हाउसेस किसी एक में भी यदि आ रहा है तो वो यहां पे अपियर हो जाएगा, किसी तीनों में से एक में आ रहा है तो भी अपियर हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बेस पे प्रॉमिस बताते हैं। मैं दोनों चीजें ही बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना कि एक तो क्या किया, 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड लिया, नक्षत्र लॉर्ड लिया और उसका सब लॉर्ड लिया। यहां पर हमने देखा कस्पल सब लॉर्ड में अलग से देखा कि 2, 7, 11 में से कोई भाव आ रहा है कि नहीं। मैरिज वाला आ रहा है तो यहाँ पे ओके हो गया, पास हो गया। फिर नक्षत्र लॉर्ड में भी देख लिया, फिर सब लॉर्ड में भी देख लिया, जैसे इस केस में तीनों में आ रहे हैं। अब तीनों में आ रहे हैं तब तो प्रॉमिस हमें बताना ही पड़ेगा कि भाई प्रॉमिस इज देयर। मगर इशू क्या है, जो मैं अब जो दूसरी चीज यहां पर बता रहा हूं, और आज की क्लास में ये लेने का पर्पज मेरा केवल इतना ही था, क्योंकि इससे रिलेटेड बड़े डाउट्स आ रहे थे। हालांकि वो मैंने लेटर बताने थे, पर अब ज्यादा ही पूछ रहे हैं इसलिए मैंने सोचा मैं बताता हूं। सपोज यहां पे कोई भी मैरिज से रिलेटेड हाउस नहीं होता और यहां पर मैरिज से रिलेटेड हाउस नहीं होता एक भी, तो क्या हम इसको कहते हैं डिनायल ऑफ मैरिज है? तो प्रैक्टिकली ऐसा मानकर अब चलो, इन तीनों में से यदि किसी के अंदर भी, और स्पेशली कस्पल सब लॉर्ड के अंदर मैरिज से रिलेटेड हाउस ये आपका आ जाता है, पर्टिकुलरली कस्पल सब लॉर्ड के अंदर मैरिज से रिलेटेड हाउस आ जाता है, उसके नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड में नहीं आ रहा है, तभी भी हम उसे डिनायल नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे मैरिज की पॉसिबिलिटी है। और उसके लिए क्या करते हैं प्रैक्टिस में
कि ये इन तीनों प्लैनेट्स के जो जो भी भाव आए उन्हें इकट्ठा करके एक जगह लिख देते हैं, और इसे ओवरऑल स्क्रिप्ट बोलते हैं। इकट्ठा करके एक जगह लिखने पर उनमें से मैरिज से रिलेटेड कोई भी भाव यदि अपीयर हो रहा है तो उसके बेस पे बता देते हैं कि प्रॉमिस इज देयर। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि प्रॉमिस बताना बहुत जरूरी है और केपी के अंदर इसको समझना बहुत जरूरी है। हम आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, यदि हमें प्रॉमिस क्लियर नहीं है तो फिर हम उसमें आगे सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो दो तरीके हैं इसको देखने के। आप उस भाव को कस्पल सबलोड को देखोगे, उसके नक्षत्र लोड को देखोगे, उसका सबलोड को देखोगे। यदि तीनों के अंदर उस काम से रिलेटेड भाव अपीयर हो रहे हैं तब तो प्रॉमिस इज 100%। वो काम होगा, डिनायल होने का सवाल ही नहीं उठता। हम उसे एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी कहेंगे इट इज ए 100% प्रॉमिस। अब ऐसा ज्यादातर केसेस में अपीयर होगा कि तीनों में उस काम से रिलेटेड हाउसेज नहीं आ रहे हैं। जैसे यहां पे भाई दिव्य नक्षत्र लोड में 11 नहीं होता, सपोज 6 ही होता, तब क्या डिनायल बोल देंगे क्या इसको? तभी भी इसे डिनायल नहीं बोलना है। तीनों में से किसी एक में भी यदि उस काम से रिलेटेड भाव आ जाता है तो एज ए एस्ट्रोलॉजर हमें उसे डिनायल नहीं बोलना है, मगर यह भी हमें कहना है कि उसमें कुछ परेशानी आएंगी। प्रॉमिस इज नॉट 100%। प्रॉमिस रिड्यूस हो गया, जितना कम इन तीनों में से जितने कम में वो उस काम से रिलेटेड भाव होंगे उतना प्रॉमिस प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो जाएगा। मगर जब तक इन तीनों में से किसी एक में भी वो भाव अपीयर हो रहा है तब तक हम उसे प्रॉमिस मानकर चलेंगे। अब मैं थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दूंगा क्योंकि कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, वो अभी इसमें मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, 1 बाय 1 पूछ सकते हैं आप, कोई भी जो पूछना चाहे। और वो लोग जरूर पूछें जिन्हें बिल्कुल केपी नहीं आती, जिन्हें आती है वो थोड़ी देर बाद पूछें, हम बाद में बात करेंगे। जिन्हें जो नए हैं ज्वाइनीज वो पूछें क्योंकि उनके क्वेश्चन मेरे पास ज्यादा है। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब इसमें हमको प्रॉमिस तो दिख रहा है तीनों स्क्रिप्ट की तीनों रो में मैरिज वाले हाउस आ गए। जी जी जी। तो इस प्रॉमिस की स्ट्रेंथ हम यहीं से लेंगे या फिर जो हमने जो टेनेंटेड अनटेनेंटेड प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था वो भी इसके साथ ऐड हो? वो सर हम ऐड करेंगे, चीजें इसमें बहुत सारी ऐड करेंगे हम। इवन ये भी बताएंगे उसके मैरिज कहां से होगी, किस तरीके से होगी, उसका जो भाव जैसे 11 आया है उसके बेस पे करेंगे। पर वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जब हम टोटली मैरिज से रिलेटेड हाउस को डिस्कस करेंगे कंप्लीट। इसमें क्या होगा, 2 हाउस आएगा तो कोई अलग वो कॉम्बिनेशन बनेगा, 7 आएगा तो अलग बनेगा और 11 आएगा तो अलग बनेगा। और वो जो प्लेनेट का हमने लेवल्स पढ़े थे L1 L2 L3 L4 वो भी यहाँ पे लगते हैं क्या? वो अभी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, नहीं लगेंगे वो। अच्छा। वो जब हम प्लेनेट को देखेंगे एक्चुअली दो के बीच में कंपीट कर रहा है, जो प्लेनेट सिग्निफाई कर रहे हैं, तो एक प्लेनेट कर रहा है और दूसरा डिनाइल कर रहा है, तो हम देखेंगे कि वो जो उसको अप्रूव कर रहा है वो स्ट्रॉन्गर है, डिनाइल वाला स्ट्रॉन्ग है। राइट सर। तो जैसे इस केस में हमको दोनों कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, मैरिज के भी दिख रहे हैं, डिवोर्स के भी दिख रहे हैं। हाँ, तो हो सकता है मैरिज के बाद प्रॉब्लम हो। हाँ, वो मैरिज के बाद आपसे वो क्वेश्चन क्या लेके आ रहा है उसके बेस पे हम उसे देखेंगे। राइट सर, थैंक यू। और कोई? अच्छा सर, इसमें तो मैरिज के लिए आपने बोला था ना मेन हाउस जो 7 है, तो ये 7 नहीं है, मतलब मैक्सिमम में 5 और 11 ही ज्यादा है। नहीं, मेन 7 नहीं कहा था मैंने। मैरिज जब देखनी हो तो आपको जो स्क्रिप्ट है वो 7th हाउस के लिए है, मगर 2, 7, 11 में से कोई भी हाउस अपीयर हो रहा है तो वो भी मैरिज दे देगा। अच्छा, मेन हाउस स्क्रिप्ट के लिए है वो, स्क्रिप्ट में। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये एग्जाम्पल में नेगेटिव हाउस भी आ रहे हैं तो उसको शादी के लिए बहुत स्ट्रगल या संघर्ष आएगा, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके। और वो यदि ये कहता है मैरिड हो गया आ रहा है तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई आपको डिवोर्स या डिस्प्यूट भी आपकी मैरिज में हो सकता है। जी, और कोई? नितिन जी, और कोई नहीं है? सर इसमें कुछ सिग्निफिकेंट अलग है 7 to 11, इनका आपस में भी कोई वैल्यू डिफरेंट, मतलब इसको हम कुछ अलग से इंटरप्रेट कर सकते हैं इनको, या? बिल्कुल मैम करेंगे सर इसमें यही है ना प्रॉमिस के भाई इनका लव मैरिज होगा और साथ में डिस्प्यूट्स के चलते डिवोर्स के भी चांस बनेंगे।
भाई साहब आपको मेरे से ज्यादा केपी एस्ट्रोलॉजी आती है नितिन जी। नहीं नहीं सर, मैं तो ये आपने जो मुकाबले बहुत आपने कम आती है एक्चुअली वो है, पर मैं और सर वो रविंद्र सर ने भी जो पूछा ना L1 L2 L3 L4, हाँ, उसका यूज जब दशाओं में कौन से प्लानेट सिलेक्ट करने में उस वक्त काम आएगा। काम आएगा, मैं बताऊंगा। एक्चुअली हम आगे बढ़ेंगे ना तो पर सर मैं मतलब सर इतना है कि हर बार में यही है कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। कोई बात नहीं, खैर वो तो जैसे आज आपने बताया ना कि हमको जॉइंट स्क्रिप्ट लेके जो है उसमें भी कहीं भाव आ गया, तो देखना ये पॉइंट सबसे बेस्ट है। हाँ, तो ये एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल उसमें अप्रोच में भी बिलीव करता हूँ, तो दोनों चीजें इसलिए बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना, क्योंकि और हम सबने theory- अगर इसमें हाँ जी, और इसमें सर एक चीज और भी है, अगर तीनों रो में अगर एक एक हाउसेज आ रहा है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन हाँ, जाती है। वो तो बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस है। आप कहोगे इसकी मैरिज होगी ही होगी। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ता हूँ। सर जी सर जी सर आप इसके ना ग्रुप में स्टार्टिंग से वीडियोस डाल दीजिए, क्योंकि कई सारे मिस हो गए हैं, तो एक बार जो बिल्कुल नया है तो रिवीजन हो जाएगा। कोई बात नहीं मैडम, डाल देंगे। और आपका यदि किसी का कुछ मिस हो गया हो तो मेरे यहाँ पे तो भंडारा लगा रहता है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी की दूसरी क्लासेस शुरू होंगी, आप ज्वाइन कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। मेरे पास चलती रहती है क्लासेस। जी सर, थैंक यू। हाँ, तो आपको मैं बता दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। अभी थैंक यू सर। शुरू होने वाली है मेरी जून में फिर से। चलो आगे इसमें बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट, किसी का और डाउट रहो तो फिर मेरे को बता देना, मैं आगे ले लूंगा इसको। एक मिनट। तो प्रोमिस अभी हमने डिस्कस कर लिया था, और होपफुली आप सब लोग एग्री कर गए हैं, प्रोमिस समझ में आ गया है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा दशा फॉर मैरिज। प्रोमिस तो देख लिया, मैरिज की दशाओं को देखेंगे किस तरीके से बेसिकली। तो इस पर्टिकुलर नेटिव की जो टाइमिंग जब करनी है, ये जब आया है उस टाइम, तो इसकी ये इच्छा थी कि इसको 2025 या 26 में मैरिज करने की इसकी विश थी। तो इसने पूछा क्या 25 या 26 में मैरिज हो जाएगी क्या। तो हमने देखा कि प्रॉमिस तो है, और थोड़ा प्रॉमिस में प्रॉब्लम भी है। 1610 हाउसेज आ रहे हैं, तो मैं उनके बारे में अभी बता नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि मैं टॉपिक जो लिया है मैंने प्रॉमिस लिया है, डिस्प्यूट नहीं लिया। अब इसकी जो दशा है उस पीरियड में जब ये चाहता था, तो वो दशा चल रही है इसकी वीनस सैटर्न की। दशा वीनस की है और अंतर्दशा सैटर्न की है। तो हम किस तरीके से देखेंगे, तो रूल ऑल्दो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दशा और अंतर्दशाओं का क्या रूल होता है। सबसे पहला आपको दशा को चेक करना है। यदि दशा प्रॉमिस देती है तभी वो इवेंट होगा। यदि दशा के अंदर प्रॉमिस नहीं है तो आपको अंतर्दशा देखने की जरूरत नहीं है। अंतर्दशा यदि प्रॉमिस दे भी रही है तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ऑलवेज सबसे पहले आप महादशा को देखिए। यहाँ पे दशा का मतलब डीबीए यूज करते हैं, दशा भुक्ति अंतरा। तो दशा होती है जिसे महादशा बोलते हैं वैदिक में। अंतरा, वो भुक्ति का मतलब अंतरदशा होती है, और अंतरा का मतलब प्रत्यांतर दशा होती है। और इसके बाद यहाँ पर हम एक्चुअली सूक्ष्म दशा और प्राण दशा भी देखते हैं, पर वहां तक मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि उसके लिए टाइम बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। अब दशा और अंतरदशाओं को जब चेक करना होता है तो सबसे पहले महादशा को चेक करते हैं। यदि महादशा अप्रूव करती है और अंतरदशा अप्रूव नहीं करती, वो सॉरी महादशा अप्रूव कर रही है, तो इवेंट होगा, तभी हम अंतरदशा को देखेंगे। अब अंतरदशा एक अप्रूव नहीं कर रही है तो नेक्स्ट वाली को देखेंगे। यदि वो प्लेनेट स्ट्रांग होता है, खुद प्लेनेट यदि स्ट्रांग है, तो वो एक्चुअली अपनी दशा और अपनी अंतरदशा में भी इवेंट को दे देगा। क्योंकि जब वो उसकी दशा अप्रूव कर रही है, तो वो जब एज ए उसे हम अंतरदशा लौट लेंगे तभी भी वही स्क्रिप्ट बनेगी, वो भी अप्रूव कर देगी। मगर वो अपनी अंतरदशा में तब मैरिज देगा जब वो बहुत स्ट्रांग है। एक और चीज, वीनस शुक्र, जो आपका वैदिक जो पढ़ते हैं, वो जो आपका बीएनएन जो पढ़ते हैं, या आपका केपी, सभी में शुक्र को हम मैरिज का कारक मानकर चलते हैं। तो शुक्र की दशा यदि उसकी स्क्रिप्ट भी अलाउ नहीं कर रही है पूरी तरीके से, तभी भी वो मैरिज दे सकती है। शुक्र का एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। जैसे शनि की दशा आपको प्रोफेशन में सर्विस दे सकती है, चाहे वो कैसे भी लिंक हो जाए। इसके कई तरीके के लिंक होंगे, मैं लेटर ऑन बता दूंगा। वो भाव से लिंक हो जाए, किसी का स्टार लॉर्ड बन जाए, किसी का नक्षत्र लॉर्ड बन जाए, कहीं भी स्क्रिप्ट में शनि आ जाए,
इसी तरीके से कोई यदि प्रोफेशन करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसकी स्क्रिप्ट में यदि भाव नहीं आ रहे मगर मरकरी आ जाए तो वो भी आपकी मैरिज करवा देता है, वो सॉरी आपका प्रोफेशन कारोबार करवा देता है, जिसे हम बिजनेस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो दशा मैं देखूंगा ये शुक्र की दशा है, तो चेक कैसे करना है एक्चुअली हमें कि शुक्र की दशा में मैरिज होगी कि नहीं होगी। तो आपको वही काम करना है। अब आपको सबसे पहले शुक्र लेना है और टेबल अब आप समझ गए होंगे, उसका नक्षत्र लॉर्ड लेंगे हम शुक्र का, और इसके बाद उसका हम सब लॉर्ड लेंगे, इन तीनों को नोट कर लेंगे। तो शुक्र लिया हमने, उसका नक्षत्र लॉर्ड मैंने पीछे से नोट कर लिया है, आपको पता ही चल गया होगा कैसे नोट करते हैं। और उसका हमने जो सब लॉर्ड है राहु नोट कर लिया है। ये तीनों हमने प्लेनेट वाली टेबल से नोट किए हैं। प्लेनेट वाली टेबल में यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर भाव वाली टेबल का कोई रोल नहीं है जब हम दशा को देख रहे हैं, क्योंकि दशा का भाव से कोई लिंक नहीं है। यहाँ पर दशा केवल आपको प्लेनेट की देखनी है। तो वीनस की आपकी दशा है। अब वीनस की दशा के अंदर उसका जो सब लॉर्ड आपने नोट कर लिया और उसका नक्षत्र लॉर्ड नोट कर लिया। अब इनके जो ये जिन जिन भावों को सिग्निफाई कर रहे हैं वो नोट कर लिए। तो वीनस सिग्निफाई कर रहा है 3, 8, 11, 12 को, ये मैंने वहां से नोट किया। आपको मालूम है प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल में हर एक प्लेनेट कौन कौन से भावों को सिग्निफाई कर रहा है वो लिखा होता है। उसका मैंने सब लॉर्ड नोट कर लिया, नक्षत्र लॉर्ड के भाव नोट कर लिए, और उसके देखिए यहाँ पर सब लॉर्ड के भाव नोट कर लिए 6 और 12। अब देखिए यहां पे क्या हुआ दशा में, थोड़ा आप इसको ध्यान रखेंगे। दशा के अंदर फिर वही चीज है जो मैंने वहां पर बताई थी। अब यहां पर आप तीनों को देखोगे ध्यान से, तो दशा लॉर्ड तो इसको सिग्निफाई कर रहा है, मगर और उसका नक्षत्र लॉर्ड में भी 11 हाउस आ रहा है, मगर उसके सब लॉर्ड के अंदर कोई भी हाउस नहीं आ रहा। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे अभी जो मैं बता रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इसकी स्क्रिप्ट बनाई ओवरऑल जैसे पिछली बार बनाई थी, और उसमें 11 हाउस यदि किसी तीनों में से एक में भी आ रहा है तो आ जाएगा, तो 11 हाउस आ जाएगा और साथ साथ 6 हाउस भी आ जाएगा। तो ये इसकी दशा में मैरिज हम बोल सकते हैं। 8 और 6 भी आ रहा है, और तो हम उसकी तरफ बाद में देखेंगे, मतलब प्रॉब्लम के साथ मैरिज हो सकती है ऐसा बोलेंगे। मगर इसमें मैं और एक थोड़ा डिफरेंट व्यू बता रहा हूं अभी आपको। जब हमने प्रॉमिस देखा था तब मैंने कहा था कि वो कस्पल सब लॉर्ड, उसका नक्षत्र लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड, तीनों में यदि वो भाव है तो बहुत अच्छा है। तीनों में से यदि किसी एक में भी है तो प्रॉमिस है, 2 में भी है तो प्रॉमिस है, और तीनों में तो वो 100% प्रॉमिस हो गया, मैरिज होगी, डिनाइल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और वहां पर कस्पल सब लॉर्ड को मैंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी कि यदि कस्पल सब लॉर्ड में यदि वो भाव आ रहा है तो वो इवेंट होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। उसके नक्षत्र लॉर्ड में भी है तो और पॉसिबिलिटी बढ़ गई, और सब लॉर्ड में तो और पॉसिबिलिटी बढ़ गई। अब दशा के बारे में मैं बिल्कुल ही डिफरेंट सेंटेंस बोलूंगा, जरा ध्यान से देखना। शुक्र की दशा है, शुक्र के अंदर सैटर्न उसका नक्षत्र लॉर्ड है और उसका राहु उसका सब लॉर्ड है। अब यहां पे एक प्लेनेट है, एक उसका स्टार लॉर्ड है, एक उसका सब लॉर्ड है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं जिससे आपके दिमाग के अंदर ये बात बिल्कुल घुस जाए। इसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट जो दशा में देने की जिम्मेवारी सब लॉर्ड की होती है, उससे कम नक्षत्र लॉर्ड की होती है, और सबसे कम खुद प्लेनेट की होती है। यहां पर यदि ये भाव 11 इसमें आ रहा है प्लेनेट में, मगर नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड में नहीं आ रहा, तो स्क्रिप्ट में तो फिर भी आ जाएगा वो। तब हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि मैरिज नहीं होगी इस दशा में, मगर उसकी पॉसिबिलिटी केवल 25% है। फिर से सुन लीजिए, ओनली प्लेनेट में वो भाव आ रहे हैं मैरिज से रिलेटेड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड में नहीं आ रहे। तो वो भाव आ तो रही है तीनों में से, तो डिनाइल नहीं कहेंगे कि ये दशा मना कर रही है, ऐसा नहीं कहेंगे, मगर हम कहेंगे केवल मैरिज होने की। आवाज चली गई, आई नहीं आवाज नहीं आ रही? जी सर, अब बीच में आवाज नहीं आ रहा था। सर आपने जब से वो सेंटेंस स्टार्ट किया ना कि फिर से सुन लो, वहां से आवाज चली गई सब। अब ठीक आ रही है? हाँ अभी आ रही है सब, बराबर है। चलो नेटवर्क का कोई इशू हो गया होगा, अभी देखते हैं। चलिए, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर ये जो दशा है इसको सब लोग ध्यान से सुने, क्योंकि फिर इसके बगैर हमारा काम वो हो जाएगा अधूरा। अब आपको थोड़ा सा समझ में आने लग गया होगा, हालांकि ये बात मैंने पहले भी बताई थी, तो अब काफी लोगों को कुछ समझ में आने लग गया होगा इसमें कि मैं वीनस की दशा देख रहा हूँ। तो मैंने कहा कि वीनस लिया मैंने
उसका नक्षत्र लोड लिया, उसका सब लोड लिया, स्क्रिप्ट मैंने तैयार की। अब मैरिज से रिलेटेड हाउस देखिए यहाँ पर तीनों में यदि आता है तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, वो तो मैरिज होगी फिर उस दशा के अंदर। इनमें से 2 में आ रहा है भाई दिवे, किसकी साउंड आ रही है? चलो तो तीनों में जो प्लेनेट है उसका नक्षत्र लोड और सब लोड तीनों के अंदर वो हाउस आ रहा है, तब तो मैरिज होगी ही होगी। नितिन जी ने हैंड रेज किया है, बोलिए सर। नितिन जी बोलिए। आपने जो बोला ना, तो वो नेटवर्क गया ना, तो वो इम्पोर्टेंट लाइन रह गई। जब ये जो स्क्रिप्ट में हम मैं बोल रहा हूँ, फिर से शुरू से बोल रहा हूँ, डोंट वरी। तो क्या हुआ देखिए, इसमें फिर से सुन लीजिए कि ये दशा में देख रहा हूं, तो दशा के अंदर अब मैंने देखा ये प्लेनेट लिखा, उसका नक्षत्र लोड लिखा और उसका सब लोड लिखा। मैरिज से रिलेटेड हाउस 2, 7, 11 में से कोई भी एक हाउस यहाँ पे भी आ जाता है, यहाँ पे भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है। जैसा इस केस में नहीं आ रहा है, तीनों में आ जाता है, तो वो मैरिज उसकी आसानी से होगी उस दशा के अंदर, कोई डिफिकल्टी नहीं है। 100% प्रोमिस इज देयर। अब स्थितियां आपको ऐसी मिलेंगी कि इनमें से तीनों में से कई बार किसी एक के अंदर ही होगा हाउस, कई बार 2 के अंदर होगा, कई बार तीनों में ही नहीं होगा, तो आप सीधा सीधा मना कर दोगे कि ये दशा प्रॉमिस नहीं दिखा रही है। मैरिज से रिलेटेड हाउस, सपोज यहाँ पर जो प्लेनेट भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे 11 नहीं होता भाई दिवे, इसमें भी 11 नहीं होता, इन दोनों को हटा देते हैं तो देखिए तीनों में ही मैरिज से रिलेटेड हाउस खत्म हो गया, तो उसकी मैरिज उस दशा के अंदर नहीं होगी। तब हम सीधा कह देंगे कि भाई इस पर्टिकुलर दशा के पीरियड में आपकी मैरिज नहीं हो सकती, अंतर दशाओं को देखने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1, तीनों में प्लैनेट, उसके नक्षत्र लोड, सब लोड तीनों में ही नहीं है, तो फिर मैरिज नहीं हो सकती। पहला स्टेप ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा स्टेप, तीनों में ही है, वो प्लैनेट में भी है, नक्षत्र लोड में भी है, सब लोड में भी है, तो 100% मैरिज होगी। ये 2 एक्सट्रीम केसेस हो गए, होगी या नहीं होगी। अब इशू जब आता है, और एस्ट्रोलॉजर का काम यही है कि वो कई बार इन दोनों एक्सट्रीम के अलावा होता है, और दोनों एक्सट्रीम के अलावा क्या होता है, अब जरा ध्यान से समझिएगा कि वो हाउस केवल प्लेनेट के अंदर है मगर नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के अंदर नहीं है। पहली पॉसिबिलिटी, एक के अंदर है केवल। दूसरा, वो प्लेनेट के अंदर नहीं है, केवल नक्षत्र लॉर्ड के अंदर है और सब लॉर्ड के अंदर भी नहीं है। तीनों में से केवल एक के, दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, वो प्लेनेट में भी नहीं है, नक्षत्र लॉर्ड में भी नहीं है, मगर सब लॉर्ड में है। मतलब तीनों में से किसी एक में, ये समझ लीजिए। तो जो मैं ओवरऑल स्क्रिप्ट लिखूंगा उसमें तो वो आपको नजर आएगा ही आएगा। तो यहां पर क्या होता है, देखिए प्रॉमिस का परसेंटेज बदल जाएगा। केवल प्लेनेट के अंदर वो भाव आ रहा है तो ओनली 25% प्रॉमिस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब मैरिज होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी, डिनाइल नहीं होगा उस दशा में। ये नहीं कह सकते कि इस दशा में मैरिज नहीं होगी, आप कहेंगे होने की पॉसिबिलिटी है मगर बहुत कम है। ओनली नक्षत्र लॉर्ड के अंदर है वो भाव, तो 75% पॉसिबिलिटी है, मतलब काफी बढ़ गई। आप ये कहोगे हाँ मैरिज होगी, कोई और परेशानी नहीं आई, तो मैरिज इस पर्टिकुलर दशा के अंदर हो जाएगी। मगर वो सब लॉर्ड के अंदर अवेलेबल है वो भाव, तो आप कहोगे 100% मैरिज होगी इस दशा के अंदर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऑल 3 में यदि वो भाव आ रहा है उस काम से रिलेटेड, तो मैरिज होनी है। ऑल 3 में नहीं आ रहा है तो नहीं होनी है। अब वो केवल एक के अंदर आ रहा है, किसी भी एक में आ रहा है, तो वो या तो प्लेनेट की स्क्रिप्ट में आएगा, उसमें आ रहा है, केवल उसमें आ रहा है तो 25% चांस है केवल मैरिज होने के उसमें। और केवल नक्षत्र लॉर्ड की स्क्रिप्ट में आ रहा है, प्लेनेट और सब लॉर्ड में नहीं है, तो उसके 75% चांसेस है मैरिज होने के। और सब लॉर्ड के अंदर यदि आ गया तो 100% मैरिज करा देगा सब लॉर्ड। तो दशा लॉर्ड का सब लॉर्ड अकेला ही मैरिज कराने में कैपेबल है। दशा लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अकेला है तो वो 75% कैपेबल है, और दशा लॉर्ड खुद है केवल, तो वो 25% ही कैपेबल है कि उसके अंदर वो प्लेनेट आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इनमें से 2 में भी हो सकता है वो, जैसे यहाँ पे इस 2 में है, प्लेनेट में भी है और नक्षत्र में भी है, मगर सब लॉर्ड के अंदर नहीं है। तो देखिए प्लेनेट 25% प्रॉमिस देता है और नक्षत्र लॉर्ड
75% देता है, तो दोनों मिला के अब 100% प्रॉमिस देंगे। इस नेटिव की वीनस की दशा में मैरिज 100% हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको कंक्लूड करेंगे। अभी भी हो जाएगी, चाहे सब लॉर्ड के अंदर नहीं है। तो प्लेनेट और नक्षत्र लॉर्ड दोनों में यदि कंबाइन कोई भी वो आ जाता है, आपका भाव आ जाता है उस मैरिज से रिलेटेड, तभी भी उसकी मैरिज पक्का उस दशा के अंदर हो जाएगी। या अकेले सब लॉर्ड के अंदर वो भाव आ जाता है, तभी भी उसकी मैरिज पक्का हो जाएगी। सब लॉर्ड के साथ यदि किसी का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है कि उसके प्लेनेट में भी है और सब लॉर्ड में भी है, तभी भी मैरिज होगी। नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड में भी है तो आराम से मैरिज होगी, कंफर्टेबली मैरिज होगी। तीनों में है तो बहुत ही कंफर्टेबली मैरिज होगी। अब यहां पर देखिए, इस पर्टिकुलर केस में इसके सब लॉर्ड के अंदर कोई सा भी भाव नहीं आ रहा, मगर ओवरऑल स्क्रिप्ट में 11 हाउस आ रहा है। अब ओवरऑल स्क्रिप्ट पे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करेंगे, आपको इंडिविजुअल चीजें देखनी पड़ेंगी कि वो ओवरऑल स्क्रिप्ट में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे प्लेनेट और नक्षत्र लॉर्ड दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 11 हाउस को ले रहे दिखा रहे हैं। इसका मतलब वो 100% प्रॉमिस हो गया। अब मैं इसमें क्वेश्चंस लूंगा, यदि किसी को डाउट है तो 1 बाई 1 आप प्लीज उसको पूछेंगे, हैंड रेज करेंगे, मैं जिसका नाम लूंगा वो पूछेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना। जिसको भी नहीं आया वो समझ सकता है इसे। जी आप हैंड रेज कर सकते हैं जिसको यदि पूछना है, और सबको समझ में आ गया तो फिर कोई बात ही नहीं है। नितिन जी पूछिए। जी नितिन जी, और कोई? अच्छा सर सब लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट। हाँ बिल्कुल करेक्ट। निधि दीक्षित मैम। सर ये इसमें 7th भाव नहीं दिख रहा है, 7वां। मैम ये मैंने आपको बताया है कि आप 7th को केवल स्क्रिप्ट के लिए यूज करेंगे। 2 7 11 में कोई भी भाव आ जाता है, वो तीनों ही भाव मैरिज दे देते हैं। 2 7 और वीनस, हमने वीनस क्यों लिया है सर? मैरिज के लिए वीनस लेना है इसलिए? इसलिए नहीं लिया, वो उस नेटिव की जिसकी मैंने कुंडली लगाई है उसकी दशा वीनस की चल रही है। वीनस की जगह कुछ भी हो सकता है, दशा ओके वीनस की चल रही ओके। है इसलिए लिया है जी। अच्छा, तो वीनस, आपने वीनस की दशा चल रही इसलिए वीनस लिया। एज ए और वीनस नहीं उसमें लिया, वीनस, जी समझ गए जी जी जी। और फिर वो जो भी प्लैनेट आया उसका ही नक्षत्र लॉर्ड और उसका ही सब लॉर्ड लिया आपने। करेक्ट। ओके, थैंक यू सर। ज्योति मैम। सर जैसे आपने कहा कि शुक्र की अगर दशा चल रही है तो मैरिज होने के चांसेस है, भले ही उसमें 2 7 11 न भी मिले तो फिर भी ऐसा होता है सर? हाँ बिल्कुल, वीनस हेल्प कर देता है मैरिज में। यदि उसकी स्क्रिप्ट भी अलाउ नहीं कर रही हो तो ओनली वीनस का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, इवन वीनस सब लॉर्ड भी हो जाए और वीनस आपका उसका नक्षत्र लॉर्ड भी हो जाए, तभी भी वो मैरिज करा देगा, चाहे उसकी स्क्रिप्ट अलाउ नहीं कर रही हो। तो वीनस को एक तरीके से आपका स्पेशल अथॉरिटी है। जी मेनन सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, 20 साल के जिस महादशा में अगर एक आदमी की 2 बार या मल्टीपल मैरिज पॉसिबिलिटीज आती हैं तो कैसे कैसे चेक करते हैं? स्क्रिप्ट तो सेम ही रहेगी अगर मान लीजिए वीनस की महादशा लेते हैं तो। ठीक है, उसकी ऐसा है सर, आपको एडी देखनी पड़ेगी ना। अच्छा। एक एडी में मैरिज हो गई, अब दूसरी एडी भी प्रॉमिस देगी और इसके बाद हम उसकी अंतर दशा देखेंगे तो वो भी प्रॉमिस दे रही होगी। तो एक ही महादशा के अंदर कई एडीज आपकी प्रॉमिस देंगी। तो पहली मैरिज हुई और आप इसके बाद उसका डिवोर्स का प्रॉमिस भी देखना पड़ेगा, तभी तो उसकी सेकंड मैरिज होगी। तो डिवोर्स होगा, इसके बाद फिर उसके बाद वाली अंतर दशाएं चेक करेंगे। यदि मैरिज की प्रॉमिस नजर आ जाए तो हम उसको मैरिज का प्रॉमिस मानेंगे। वर्मा सर। सर इसका मतलब ये है, अगर इसकी वीनस की महादशा में कोई भी मैरिज रिलेटेड हाउस नहीं आता तो हम ये कहते थे इसका मैरिज डिनायल है। नहीं, उस महादशा में नहीं होगी सर। तो वो तो 20 साल की है। हाँ, तो 20 साल के पीरियड में एज पर एस्ट्रोलॉजी तो नहीं होगी। वीनस है तो वीनस खुद करा देता है। आप वीनस यदि उसकी स्क्रिप्ट में भी आ जाता है तो हो जाएगी, अदरवाइज उस महादशा में डिनायल है।
वो ऐसा मिलेगा नहीं आपको नॉर्मली। जैसे मरकरी अर्की आ गए तो मरकरी 17 साल के बाद किसी की 25 साल की उम्र में मरकरी की दशा आएगी, उसमें नहीं होगा तो फिर तो पर सर ऐसा है ना, आप जब उसका स्क्रिप्ट देखोगे तो कोई न कोई भाव मिल जाता है। अब ये कंसीडर मत करो कि नहीं मिलेगा, कोई न कोई भाव किसी न किसी में होता है। तो प्रॉमिस हर एक की कुंडली में होता ही है, और हर एक की मैरिज होती है, डिनाइल तो बहुत रेयर केसेस में होती है। तो आप जब स्क्रिप्ट लगाओगे तो एक्चुअली आपको जो आप बता रहे हो वैसे केसेस बहुत कम मिले। ठीक, या तो वीनस आ जाएगा स्क्रिप्ट के अंदर, या किसी न किसी में एक ना एक भाव 2, 7, 11 में से जरूर आ जाता है। थैंक यू जी। सर यहाँ लिविंग भी ऐसे ही होता है, लिविंग रिलेशन। लिव इन पे बाद में बात करेंगे मैम, ये भी एक बड़ा डिस्प्यूट का वो है, क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी बनी थी वो रिलेशन होते नहीं थे तब तो फिर अब हम उसको क्या है मैरिज माने या नहीं माने, वो थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा। तो हम किसी दिन बात करेंगे। अब मैरिज वाली उसमें हो ना क्लास में, उसमें बात करेंगे हम। ओके हाँ विश्वास सर। अली सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने 2-3 कुंडलियां देखी जिसका मैरिज हो चुका है, तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दिया कि जो सबलॉर्ड आता है अंतरदशा में तो उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा? हाँ, सबलॉर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल है। हाँ, मीन प्रॉमिस में भी सबलॉर्ड जो है वो भी अंतरदशा में भी वही सबलॉर्ड आता है जब आप देखते रहते हो। अब वो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सबलॉर्ड हर जगह पे पावरफुल हो जाता है, तो वो सबलॉर्ड का रोल तो है ही। अंतरदशा में भी यदि वो आ जाता है तो खैर उसको एज ए रूल नहीं कह सकते, पर है पॉसिबिलिटी। अच्छा, ओके, थैंक यू। नितिन जी क्या पूछ रहे हैं? नहीं सर, वो क्या है कि वीनस जो है ना उसके पेट में ही 2, 7, 11 होता है। अच्छा चलो पेट से बाहर निकाल लेते हैं। मतलब वीनस जहाँ पे होता है वहाँ 2, 7, 11 साथ में ही होता है। हाँ सही है, करेक्ट कर रहे हो। तो सर हाँ जी भार्गव साहब, ये 2, 7, 11 के अलावा अगर 5 है खाली तो तभी फिर भी हम कह सकते हैं कि लव मैरिज है? सर 5 अकेला है तो आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। आप कहोगे मैरिज होगी और विद इन 1 ईयर बच्चे हो जाएंगे। विद इन 1 ईयर बच्चे भी हो जाएंगे साथ में। अच्छा, 5 के इन्वॉल्वमेंट में ये एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो प्रोजेनी को भी रिप्रेजेंट करता है ना, संतान को भी। और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी रूल है कि 5th लॉर्ड की दशा में यदि मैरिज हो जाए तो वो उसको पूरा 1 साल से पहले उसको संतान हो जाती है। ओके। तो डाउट्स क्लियर हो गए। अब 1 मिनट, अब इसमें जो दूसरा पार्ट है वो ये मैं बता देता हूं कि आपको महादशा में आपने जो चेक किया एग्जैक्टली, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके अंतरदशाओं को चेक करेंगे। तो ये नेचुरल सी बात है कि वो जो भी महादशा चल रही होगी सबसे पहले उसी की अंतरदशा आती है। अब हम क्या करेंगे कि पूरी महादशा को, जैसे इस केस में मैंने देखा ये वीनस की महादशा है इस नेटिव की, जब ये मेरे पास आया है तो इसकी जो अंतरदशा ही सैटर्न की चल रही है, तो उससे पहले वाली अंतरदशाओं को देखने की नीड नहीं है। ये नहीं कि मैं वीनस से ही शुरू करूं, वीनस आई होगी उस टाइम उसका प्रॉमिस आया होगा, वो एक अंतरदशा ने प्रॉमिस दिया होगा तो उस टाइम मैरिज नहीं हुई, वो भी हम देख सकते हैं, वो एक अलग रीजन है। मगर ये हमेशा हमें ध्यान रखना है एज ए एस्ट्रोलॉजर, वो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पर्सन करंटली आया है उसकी करंट प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करें। क्योंकि हम देख सकते हैं कि पीछे भी कुछ उस महादशा के अंदर कई अंतरदशाएं ऐसी आके चली गई होंगी जिनमें उसकी मैरिज हो सकती थी। और ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मैरिज एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा करता हूँ, रोज 10-15 कुंडलियाँ देखता भी हूँ और मेरे पास आती हैं, और अब तक कई हज़ार कुंडलियाँ मैं देख चुका हूँ जिसमें मैं टाइमिंग ऑफ मैरिज कर चुका हूँ, कई हज़ार। तो उसमें जो मेरा ये देखना है कि मैरिज का टाइम एक इंसान की जिंदगी में कितनी ही बार आता है, और बगैर किसी प्रॉब्लम के भी मैरिज नहीं होती है। उसका रीजन बिहाइंड दैट इज
कि आज के टाइम पर आप केवल कुंडली को ही मैरिज का कारण नहीं बता सकते, क्योंकि पुराने समय पर हम देखते थे कि लोगों की 20-22 साल की उम्र में मैरिज हो जाती थी। आज के समय पर लोग बच्चे 28-30 से कम तो वो एग्री नहीं होते कि हम मैरिज करेंगे। तब आपकी कुंडली और प्रॉमिस तो उससे पहले भी कितने ही होते हैं, मगर उस टाइम पर मैरिज नहीं होती। तो हमें इस बात पे फोकस करना है कि हमारे पास वो पर्सन कब आया और उसके नियरेस्ट टाइम के बाद की हमें अंतरदशाएं देखनी है। हमें इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि उसके पीछे क्यों नहीं मैरिज हुई, पीछे अंतरदशाएं तो आई ही होंगी। ये क्वेश्चन अराइज होते हैं और जो बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, मगर उसका आज के टाइम पर देश काल पात्र एक सेंटेंस यूज होता है। तो मैंने एक बार यूट्यूब में एक वीडियो में बोला तो कई सारे मेरे कमेंट आए कि ये क्या होता है देश काल पात्र। हमें काल देखना होता है, आज का पीरियड। आज के पीरियड में हम जब मैरिज की टाइमिंग निकालने की कोशिश करेंगे किस दशा अंतरदशा में होगी, तो सबसे टॉप पर प्रायोरिटी पर आपको ये रखना है कि आप किस सोसाइटी के बंदे का देख रहे हो और उस वहां पर उस पर्टिकुलर रीजन में लोग किस एज में मैरिज करते हैं। अब उस एज से पहले आपको देखने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है यदि दशाएं प्रॉमिस भी दिखा रही हैं तभी भी मैरिज नहीं करेगा वो। तो हमारे पास जब भी क्वेश्चन आता है उसके बाद के पीरियडों पर हम फोकस करेंगे, पिछले पीरियड पर नहीं करेंगे। तो इस पर्सन की वीनस की दशा थी, ये 2012 से चल रही थी, ये मेरे पास अभी आया था कुछ दिन पहले और इसने कहा कि 25-26 में मेरी मैरिज हो जाएगी कि नहीं। तो मैंने इसको मैं कई तरीके से देखता हूं, तो मैंने केपी से ट्राई की थी। इसको मैं नंबर 1 प्रायोरिटी पे केपी को नहीं रखता, मैं वैदिक को ही नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखता हूं, पर मैं केपी से हर एक चीज को देखता जरूर हूं। तो यहां पर देखा मैंने वीनस की दशा प्रॉमिस दिखा रही है। अब अंतरदशा सैटर्न की है, इसकी चलेगी वो काफी लंबे समय तक 2028 तक। तो अंतरदशा को देखने का भी वही तरीका है। अब हम अंतरदशा को देखेंगे तो अंतरदशा सैटर्न होगी, उसका खुद का नक्षत्र लॉर्ड भी सैटर्न हो गया। अब यहाँ पे इसकी नक्षत्र लॉर्ड हो गया तो सैटर्न की फल देने की कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई। अपना नक्षत्र लॉर्ड खुद है। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको, नक्षत्र लॉर्ड जो टेनेंटेड और अनटेनेंटेड का कंसेप्ट यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ये सैटर्न अंतरदशा लॉर्ड है, तो ऐसा कहते हैं कोई भी प्लेनेट अपनी दशा में खुद से पहले अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देता है, और जब वो कोई प्लेनेट अपने ही नक्षत्र में बैठा हो तो वो अपने ही रिजल्ट देगा। तो ये देखिए सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड खुद है, तो ये अपने रिजल्ट देने के लिए, कुछ शनि के रिजल्ट देने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ऐसा हम मानकर चलेंगे। इसका सब लॉर्ड जुपिटर हो गया। अब इन तीनों की मैंने स्क्रिप्ट निकाली। सैटर्न जो है इसकी स्क्रिप्ट लिखी है मैंने प्लेनेट वाली टेबल से, इसको प्लेनेट लिया, इसका नक्षत्र लॉर्ड लिया, इसका वहां से सब लॉर्ड लिया, फिर जो प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल से इसके भाव लिए। तो सैटर्न के भाव आ गए 11-12, फिर सैटर्न है 11-12 और यहाँ पर जुपिटर आ गए, उसके 1, 5, 8, 10, 11 आ गए। अब इसके अंदर अंतरदशा लॉर्ड के अंदर जो इसके भाव आ रहे हैं देखिए 1, 5, 8, 10, 11, 12 आ रहे हैं। तो तीनों मैरिज से रिलेटेड भाव आ रहे हैं और 5वां भाव भी आ रहा है। इसके जो प्रॉमिस मैंने देखा था उसमें भी इसका 5th हाउस वहां पर अपियर हो रहा था, मगर इसकी दशा के अंदर 5th हाउस कहीं भी अपियर नहीं हो रहा है। अब लव मैरिज का एक कॉम्बिनेशन ये होता है, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि ये लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। 5th हाउस के साथ यदि 4th आ जाए तब लव मैरिज आप नहीं बताओगे। केवल 5th हाउस आ रहा है तो इट कैन बी ए लव मैरिज, मगर साथ में 4th आ गया तो दैट इज कैंसिलेशन ऑफ लव। तो लव मैरिज जब भी आप चेक कर रहे हैं तो ऑलवेज ये जरूर चेक करिए कि 5th हाउस के साथ कहीं 4th हाउस तो नहीं आ रहा है। यदि वो भी चिपक के साथ साथ आ रहा है, हर जगह पे 5 के साथ 4 आपको नजर आ रहा है, तो समझ लीजिएगा आप कह सकते हो उसको कि आपका कोई ब्रोकन अफेयर है, आपका अफेयर रहा है और वो टूट चुका है, और तीनों जगह पे आ रहा है आपका। ये मैं आपको एक वैसे कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, अभी जिन्हें केपी आती है वो भी इसको यूज कर सकते हैं कि प्लेनेट में भी 5th के साथ 4 आ गया, नक्षत्र लॉर्ड में भी आ गया और स्टार लॉर्ड में भी आ गया, तो उसके मल्टीपल रिलेशंस ब्रेक हो चुके हैं उस पर्सन के, और उसकी लव मैरिज नहीं होगी। 4 आ रहा है हर जगह पे तो, मगर एक आध जगह पे आ रहा है और 1-2 जगह पे नहीं आ रहा है तो भी एक आध ब्रोकन रिलेशन हो सकता है और नेक्स्ट रिलेशन में वो एज ए मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहां पर मैंने देखिए इसी तरीके से अंतरदशा लॉर्ड की ओवरऑल स्क्रिप्ट लिखी, इसमें तीनों में ही 11 आ रहे हैं, तो ये तो बहुत स्ट्रांगली इसको रिकमेंड कर रहा है कि इसकी अंतरदशा के अंदर मैरिज हो जाएगी। अब अंतरदशा भी 3-4 साल की चलती है। अब आप इस अंतरदशा के अंदर 1 by 1 सारी प्रत्यांतर दशाओं को भी एनालाइज करेंगे। उसको इवेंट को टाइम इसी तरीके से किया जाता है केपी में। अब आप देख लोगे कि सबसे पहले सैटर्न में सैटर्न की प्रत्यांतर दशा आएगी जो यहाँ पे नजर आ रही है।
हम देखेंगे कि ये सैटर्न स्ट्रोंग है यहाँ पर, देखिए अपना ही इसका खुद का ही नक्षत्र लॉर्ड होकर बैठा हुआ है, तो अपने रिजल्ट देने के लिए स्ट्रोंग है। तो यदि ये इसी की प्रत्यंतर दशा में इसकी मैरिज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हम एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पर यही नहीं रुकेंगे, ट्रांजिट में अभी नहीं समझा रहा हूँ, इसका ट्रांजिट वैदिक की तरह नहीं होता, अलग होता है। तो जिन्हें जानते हैं वो जानते होंगे, पर मैं बाकी को ट्रांजिट फिर सेपरेट बताऊंगा, जिससे कि किसी को कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आज की क्लास में मैंने, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, राशियों की मैं सोच रहा था, तो अभी मैं केवल इन जनरल पूछना चाहूँगा, यदि किसी को कोई यहाँ पर किसी भी तरीके का डाउट हो। मैंने प्रॉमिस ऑफ मैरिज और दशा किस तरीके से देखते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हमने कवर किया है। यदि इससे रिलेटेड किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। कमिंग क्लास में मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने राशि पता होंगी जिन्होंने वैदिक किया हुआ है, पर मैं आपको राशि और भावों के जो सिग्निफिकेशन है मैं आपको कुछ डिफरेंट वे में बताऊंगा, और मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि मेरे पास एक पर्सन आया और आते ही मैं उसको बताने लग जाऊंगा कि आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, आपका ऐसा होगा, आपको यहाँ से प्रॉब्लम्स होंगी, आपको यहाँ से आपकी वाइफ मिली होगी, आपकी लव मैरिज हुई होगी, आपकी ये मैरिज हुई होगी, आपको इस चीज़ से ट्रबल होंगी, आपने इस वजह से उधार लिया होगा, आपका इस चीज़ से रिलेटेड प्रोफेशन होगा। ये सारी चीज़ें हम एक कुंडली को देखकर, केवल देखकर, ना कोई दशाएं देखेंगे ना कुछ देखेंगे, हम उसके D1 या बर्थ चार्ट को देखकर उसके बारे में 8-10 चीजें हम केवल, यदि हमें उसके भाव के सिग्निफिकेशंस पता हैं तो हम देखकर बता सकते हैं। कोई भी पर्सन आएगा उसको आप वन गो में इंप्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में ये चीजें बता सकते हो कि आपके साथ ये चीज होगी, आपका इस चीज का शौक होगा, आपका सारा इंटेंशन इस चीज में रहता होगा लाइफ टाइम, आपको ये चीज पढ़ने का शौक होगा, ये चीज आपको सीखने का शौक होगा, तो उसके लिए मैं आपको भावों से रिलेटेड बताऊंगा। तो जनरली क्या करता हूं, मैं देखता हूं बच्चे तो क्या है, हम सब आप बड़े हैं, बच्चे बोलने की आदत है, तो राशि और भावों की जो क्लास होती है उसको मिस करते हैं, इसके बाद उन्हें कुछ समझ में आता नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि राशि और भावों की क्लास जरूर करना, फिर हम 1 बाई 1 भाव पढ़ेंगे, पूरे 12 भाव। तो अगली 13 से 14 क्लासेस का ये अभी सिलेबस है। तो जब हम इंडिविजुअल भाव करेंगे तो उसमें हम डिटेल में करेंगे कि कहां पर कौन सा आ गया। इस स्क्रिप्ट के अंदर 7 के साथ 6 आया तो क्या दिक्कत होगी, 7 के साथ 5 आया तो क्या दिक्कत होगी। अब आज की क्लास में यदि किसी का भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नितिन जी बाद में पूछना, आपको सारा आता है, किसी और को एक बार पूछने दो, आपसे तो मैं सीखूंगा अभी थोड़े दिन में। हाँ जी बजाज साहब। यही है कि उसको स्नेस्टर प्रेडिक्शन ही कहते हैं ना, भाव और राशि कौन सी बैठी है वो देख के ही सीधा प्रेडिक्शन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। बजाज साहब। सर मैं कह रहा था कोई बुक का नाम बता दीजिए जिससे हम प्रैक्टिस कर सकें, एग्जांपल्स काफी दिए हैं जिसमें। सर वो एक एसके कपूर की बुक है जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, स्टेलर एस्ट्रोलॉजी बाय एसके कपूर। हाँ, उसमें थोड़ा एक्चुअली आप मेरे से कुछ क्लास लेके पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और नहीं तो वो समझ में नहीं आएगी बुक, इसलिए मैं बता नहीं रहा था। आप पूछे मेरे 1-2-4 इनिशियल वीडियोस एक बार रिपीट करके देखो, फिर पढ़ना उसे, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं बुक्स। मैं एग्जांपल्स के लिए एग्जांपल्स होता कि प्रैक्टिस कर सकें, जो आप सिखा रहे हैं ना इसी को प्रैक्टिस करने के लिए। एसके कपूर ले लो सर, या आप कोई भी एक बेयर चार्ट ले लो, कोई भी चार्ट लगा लो, और जैसे आज मैंने बताया आपको, तो उसमें प्रॉमिस और दशा देखो कि उस दशा में प्रॉमिस है कि नहीं, कोई भी चार्ट ले लो। ठीक है, आपके पास ये वीडियो रेडीली अवेलेबल होगा, आप इसको स्लो करके देख लेना, मैंने प्रॉपर्ली आपके सामने लगा के बताया है, तो उससे आपको पता चल जाएगा, आप 1 घंटे में सीख जाएंगे प्रॉमिस वगैरह। जी मैम, समता मैम। सर अगर दोनों ही अंतरदिशा में लगातार पढ़ने वाली दोनों अंतरदिशा में सारे प्रॉमिस दिख रहे हैं, फिर कैसे जीरो डाउन करेंगे? नहीं, पहली वाली को मानेंगे ना हम तो पहले, फिर उसमें ट्रांजिट भी लगाना पड़ता है, ट्रांजिट पे जाएंगे। हो सकता है ट्रांजिट ही सेटिस्फाई ना कर रहा हो, कई बार होता है ऐसा। ठीक है, बिल्कुल। जी भार्गव सर। सर इसके एग्जांपल्स में हेल्थ और एजुकेशन की भी एग्जांपल्स ले लीजिएगा आगे। सर पिछली, हाँ, कमिंग क्लास हमारी जो होगी राशियों के बाद जब पहला भाव करेंगे, फर्स्ट भाव, तो वो हेल्थ का ही होगा सर। ठीक है, थैंक यू। तो और किसी के कोई डाउट्स नहीं है, या है भी? बजाज सर ने हैंड रेज किया हुआ है, हो गया। तो हम एंड करते हैं क्लास आज।
हमारी इसकी क्लास होगी, आज कौन सा डे है, फ्राइडे, तो संडे को इवनिंग में हम मिलते हैं, फिर राशि और भावों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सर। ओके, नमस्कार सभी। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। सर वो बुक का फोटो भेज देना ऊपर वाला कैसा है। चलो मैं भेज दूंगा।